Hey, my dears, my friends, my students, and our Gurukulam family. Welcome back to Gurukulam Career Academy. Hello student, today I am going to teach you the subject Business Studies of class 11th and our topic is Objectives of Business. So students, what is the means of objectives of business? So this is our today's topic कि what is objectives of business. What you think that what is objective of business? First come to know what is business. Okay, first आपको पता होना चाहिए कि what is business. So business means what? Business means you have a knowledge to break the words. Okay, so busy plus ness equal to business. That is a business. What is the means of busy? Busy means व्यस्त, यानी कि I am engaged in any work, or ness means that work in which work we are engaged. So that is a business. Okay, and what is the objective? So objective means purpose, aim, motto, anything you can say, and Hindi that is uddesh, means कि what is the purpose of doing of anything. If you are going to study, then there is a purpose of study for you, na? The purpose of study is knowledge, to gaining the knowledge, to attaining the first division in the class or in the school. So that is the purpose, or that is your aim, or that is your motto. So what is your motto, what is your purpose, and what is your aim of doing the business? That topic is known as objectives of business. So students, come to the topic and let's start it. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने देखा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. मैंने आपको बताया कैसे कैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव किया जाता है, बिजनेस करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है. अब हम आपको बताते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आपने देखा कि दो टाइप के बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिकल और एक सोशल. तो उसको अब हम आपको पूरी एक लाइन बाय लाइन इलेबोरेट करते हैं कि क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, क्या होता है हमारा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव. तो आइए देखते हैं. तो ये है आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट इज योर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को हम देखते जाते हैं क्या क्या है, फिर हम सोशल की तरफ बढ़ेंगे. व्हाट इज एन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट इज आर अर्निंग प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट. वी डू अ बिजनेस फॉर व्हाट? वी डू अ बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा उद्देश्य है. अगर हमने कोई प्रोडक्ट, सपोज कीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का मैन्युफैक्चर किया, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, मान लीजिए कि एक शूज़ हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो व्हेन वी मैन्युफैक्चरिंग एनी शूज़, तो 100 रुपीज़ का मैन्युफैक्चर किया, तो आप कितने का इसको बेचने की कोशिश करोगे? क्या आप इसको 90 रुपीज़ में सेल आउट कर दोगे? इज दिस गुड फॉर योर बिजनेस? नहीं करोगे ना. आप इसको, ऑब्वियस सी बात है, भले 101 रुपीज़ में ही करो, बट आप इसको एक एक्स्ट्रा रुपए लोगे, यानी कि प्रॉफिट अर्न करोगे, बिकॉज दिस इज अ बेस ऑफ योर बिजनेस. अब जब तक आप प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे, तब तक आप मार्केट में इन सारी चीज़ों के लिए या फिर यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए सरवाइव नहीं कर पाओगे. तो आपको अर्निंग करना जरूरी है प्रॉफिट का. ओके, आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट, तो समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करना क्या होता है. नेक्स्ट इज योर मार्केट स्टैंडिंग. अब देखिए आया ना यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग वाला जो मैंने आपको बताया, तो दैट इज पॉइंट रिलेट्स टू मार्केट स्टैंडिंग. कैसे ये मार्केट स्टैंडिंग से रिलेट कर रहा है भैया? कि मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मार्केट? मार्केट आप लोग जानते होंगे कि मार्केट में गए, कहते हैं मार्केट में गए सब्जी लेके आए, मार्केट में गए कपड़े लेके आए. तो व्हाट इज मार्केट? मार्केट मीन्स बाजार, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है. और आपको पता है मार्केट में कितने लोग होते हैं? आपको पता है मार्केट में कितने लोग होते हैं? ये जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे सर ने एक बार पूछा था और मैंने बहुत गलत जवाब दिया था. मैंने बताया मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? मार्केट में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं या दो लोग होते हैं. दैट इज, फर्स्ट इज सेलर, एक होता है आपका सेलर और एक होता है आपका बायर. कैसे? इसके अलावा कोई और होते हैं? एक
खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो ये हो गया आपका बायर एंड सेलर। अब देखो मार्केट स्टैंडिंग क्या है? स्टैंडिंग मीन्स खड़े रहना। अब ये नहीं इसका मतलब हो गया कि मार्केट में जाके आप खड़े हो गए, दैट इज नॉट अ पार्ट। मार्केट स्टैंडिंग का मीन्स हो गया कि आपको कोई भी व्हेन यू मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट, सो यू वांट ना कि दैट प्रोडक्ट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द मार्केट। तो वही जो आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट मेरा बहुत लंबे समय तक मार्केट में चलता रहे, ऑन गोइंग रहे, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। लाइक मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी से 5 साल पहले या 6 साल पहले, ये नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा, या नहीं सुने होगे, आई थिंक सो। माइक्रोमैक्स सुना है? सुना ही होगा माइक्रोमैक्स। फिर माइक्रोमैक्स ने क्या किया? माइक्रोमैक्स ने अपनी यहाँ पे मार्केट स्टैंडिंग नहीं बना के रख पाए। रीज़न, अब रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं बना के रख पाए। तो माइक्रोमैक्स इनको मार्केट से आउट कर दिया गया। जब मार्केट में, बिजनेस में आप अच्छी चीज़ें नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं रह पाओगे। तो दिस इज़ योर मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बहुत लंबे टाइम तक के लिए मार्केट में बना के रखना है, लोगों की नज़रों में वो आना चाहिए, लोग उसको यूज़ करने का बार बार सोचें, तो दैट इज़ मार्केट स्टैंडिंग। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इनोवेशन। तो यहां से अब देखो, अभी ये प्रोडक्ट यहां से रिलेट किया, अब इनोवेशन से आप मार्केट स्टैंडिंग को रिलेट कर सकते हो। कैसे? इनोवेशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनोवेशन? स्टूडेंट्स, इनोवेशन यही है कि आप टाइम टू टाइम पे अपने प्रोडक्ट में कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करते जाओ, कुछ इनोवेट, कुछ यानी कि आप उसमें इनोवेट को क्या कहेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे तो उसमें कुछ अच्छी रचना इंक्लूड करते जाओ। इट मीन्स कि अभी हम लोग ने, आपके हाथ में भी मोबाइल होगा, हमारे हाथ में भी मोबाइल है। आपने देखा कि पहले हम 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा, VGA कैमरा, उसके साथ एक कैमरा हुआ करता था फ़ोन में, लेकिन धीरे धीरे इनोवेशन बढ़ता गया और आज आप 4 कैमरा 5 कैमरा पीछे देखते हो और 1 या 2 कैमरा आगे। मीन्स फ़ोन के अंदर 6 कैमरा, 7 कैमरा इंक्लूड हो गए। दिस इज़ अ इनोवेशन। आप इनोवेशन कह रहे हो, पहले हम 500 MB के रैम के फ़ोन पे काम किया करते थे और आज हमें 6 GB का रैम भी कम लगता है। दिस इज इनोवेशन। आपको प्रोडक्ट को इनोवेट करते जाना है, उसमें कुछ नई नई चीज़ें इंक्लूड करते जाओगे। जब आप कुछ नई नई चीज़ों को इंक्लूड करते जाओगे अपने प्रोडक्ट में, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे? बाई करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे। वही यहाँ पे मार्केट स्टैंडिंग आ जाएगा। जब आप इनोवेट करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। और माइक्रोमैक्स ने क्या किया? माइक्रोमैक्स ने इनोवेशन नहीं किया, वो मार्केट में सोचे। एक टाइम था 2015-16 का कि माइक्रोमैक्स एशिया में नंबर 1 पे पोजीशन पे पहुंच चुका था, सैमसंग को पीछे छोड़ दिया था, उसके मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा थे। बट आज माइक्रोमैक्स को कोई पूछता नहीं है। वाई? क्योंकि उसने इनोवेट नहीं किया। जगह आई किसने ले लिया? अब तो बहुत खुशी आ जाएगी, MI। आपने MI यानी Xiaomi आपने देखा होगा, Xiaomi सुना होगा। Xiaomi आया और माइक्रोमैक्स के सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया और ख़त्म वहाँ से माइक्रोमैक्स। तो इनोवेट नहीं हुए, आपने इनोवेशन नहीं किया, अपने प्रोडक्ट में कुछ चीज़ों को अच्छा इंक्लूड नहीं किया। पब्लिक, देखो यहाँ पे आपके दिमाग में गलत अगर इम्पैक्ट बन गया ना कि दैट आई एम द किंग इन द मार्केट, तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। नो, दिस इज फॉल्स। यू आर नॉट अ किंग। किंग इज अ कस्टमर। कस्टमर्स ऑलवेज अ किंग इन द मार्केट। तो आपको कस्टमर के हिसाब से देना होगा। कस्टमर हमेशा नई नई चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है मार्केट के अंदर, कि उसे कोई नई चीज़ दिखेगी वो उसी को बाई करेगा, पुरानी चीज़ों को वो कभी नहीं लेता है। तो आपको नया नया इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। आइए, आई थिंक सो कि इनोवेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका इनोवेशन। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? आप इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी कह सकते हो और इसको कह सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, यानी कि जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितनी। ये इकोनॉमिकल में क्यों आ गया? अच्छा, एक चीज़ आ गया कि ये सब सारे सर ये पढ़ रहे हैं सर, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इकोनॉमिकल में? सर ये इकोनॉमिकल में है क्यों? बेटा ये इकोनॉमिकल में इसलिए है कि अर्निंग प्रॉफिट, भैया पैसा इकोनॉमिकल है ना,
पैसा आएगा तभी तो आप आगे काम कर पाओगे। फिर मार्केट स्टैंडिंग सर इकोनॉमिकल में क्यों है? बेटा मार्केट स्टैंडिंग इकोनॉमिकल में इसलिए है क्योंकि जब तक आप मार्केट में स्टैंड किए रहोगे तब तक लोग आपको परचेज करते रहेंगे, यानी प्रोडक्ट को परचेज करते रहेंगे और तब तक आपके पास मनी पैसा आते रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका इनोवेशन, ये भी इकोनॉमिक में है क्योंकि आप जब नया इनोवेट करते रहोगे, नई नई चीज़ें लाते रहोगे तो लोग खरीदेंगे और जब लोग खरीदेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, इकोनॉमी। और नेक्स्ट ईयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब ये सर क्या है बवाल? तो ये बवाल ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, व्हेन यू हैव अ स्मॉल रिसोर्सेज, व्हेन यू हैव अ लेस रिसोर्सेज, सो यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज वेरी मच। तो आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है, आपके पास रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज में आ जाता है प्लांट, रिसोर्सेज में आ जाती है मशीनरी, रिसोर्सेज में आ जाते हैं लेबर, रिसोर्सेज में आ जाता है आपका कैपिटल। आपके पास जितनी प्लांट है, जितना मशीनरी है, जितने लेबर हैं, अब आपके यहाँ मान लो 5 लेबर हैं और वो 5 लेबर 8 आवर्स आपके काम कर सकते हैं, 8 घंटे वो लेबर्स जो हैं आपके यहाँ लेबर हैं और आपके पास मान लो एक मशीनरी भी है। मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ, आपके पास मशीनरी भी है। अब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना, आपके पास मशीनरी भी है। अब ये जो मशीनरी है, इस मशीनरी में आप क्या कर सकते हो? 1000 प्रोडक्ट आप डेली मैन्युफैक्चर कर सकते हो और आपके पास एक लेबर जो है, इसकी कैपेसिटी, एक लेबर है, ओनली एक लेबर मान के चलो, आपके पास एक लेबर है और ये एक लेबर 8 आवर्स काम कर सकता है, आपके यहाँ पे 8 आवर्स काम कर सकता है और इसके काम करने का वो 1 आवर्स में 100 पीसेस प्रोडक्ट करता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो 1 आवर में 100 प्रोडक्ट इसने प्रोड्यूस किया, तो ये 8 आवर में कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा? ये एक 8 आवर में आपको 800 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे देगा। ओके, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इसको देख नहीं रहे हो, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हो और ये आपको उस पैसा तो आपसे 8 आवर का ले रहा है, लेकिन ये काम करके आपको सिर्फ और सिर्फ 600 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, यानी 6 घंटे का काम करके आपको दे रहा है, 2 घंटे ये बर्बाद कर दे रहा है आपका। यानी कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार मशीनरी में कमी हो गई, क्या हो गई, आप एक दूसरा लेबर ले आए तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। आप इसी को यूटिलाइज करो, इसी लेबर को फोर्स करो, इसी लेबर को मोटिवेट करो कि काम करके दे। हो सकता है इसकी आप ऐसा मोटिवेट कर दो कि ये थोड़ा और काम करे तो 800 से 900 पे पहुंच जाए। तो ये है आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितनी चीज़ें होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों में बहुत अच्छा सा निकाल के सामने ला के रखते हो। दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इसमें क्या है? इकोनॉमी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अब ये देखो, यहाँ से रिलेट होगा। जैसे ही आपने अपने प्रोडक्ट में चीज़ों को इम्प्रूव डाला तो आप प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो चीज़ है वो इम्प्रूव हो जाए, लोग उसको यूज़ करें तो उसको कुछ सोचें, कुछ समझे, यस दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। तो आपके प्रोडक्ट का जहाँ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका, प्रोडक्ट कितने देर तक यूज़ हो सकता है, प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताया कि आपके पास और जितनी रिसोर्सेज हैं। अब देखो यहाँ पे बात आई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो भैया यूटिलाइजेशन जब करोगे तो अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही तो बनाओगे। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए, या उस प्रोडक्ट की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाए, ज़्यादा उसका यूजेस हो जाए, उसको करने के लिए आप इसको यूज़ करोगे, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब देखो कैसे रिलेट करते हैं, हम सारी चीज़ों को एक सर्कल में घुमा के आपको बता देते हैं क्यों ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है। तो कम ऑन, अब देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे ना स्टूडेंट्स। हमने जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया तो हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब सपोज हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो अब प्रोडक्ट जब हमने अच्छा बनाया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो हम इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। जब हमने इसमें कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड किया, एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें हमने इंप्रूवमेंट कर दिया, इनोवेशन डाल दिया,
तो वो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई, उसकी एबिलिटी बढ़ गई मार्केट में स्टैंड होने की। वो मार्केट में बहुत अच्छे से स्टैंड हो गया, ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल हो गया। और जब वो ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल हो गया मार्केट के अंदर, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, जब जितने दिन वो मार्केट में रहेगा वो बिकेगा और वो हमें पैसा कमा के देगा, यानी कि वो हमें प्रॉफिट ला के देगा। और आप जानते हैं अर्निंग प्रॉफिट आ गया, और जहां अर्निंग प्रॉफिट की बात आ जाती है वहीं पे बात आ जाती है आपकी किसकी, मनी की, है ना। आप चाहे वो मनी आप जौन सा ले लो, चाहे डॉलर ले लीजिए चाहे रुपए ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद वही आ गया मनी, और यही मनी यानी कि इकोनॉमी, वो हो गया इकोनॉमिकल। ठीक, तो आई थिंक सो कि आपको इकोनॉमिकल एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द सोशल। ठीक, अब सोशल पे आते हैं। देखिए अब सोशल आपको देखिए, ओके हाँ। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को देखा, इकोनॉमिकल हमारे ऑब्जेक्टिव्स को देखा। अब हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हमारे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो सोशल मतलब भैया समाज, और समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपको पता है ना कि समाज के लिए अगर आप नहीं करोगे तो समाज आपको बाहर कर देगा। तो ये है, पहला है हमारा क्वालिटी गुड्स एट सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, यानी कि हमें अपनी क्वालिटी, अपने गुड्स को फेयर प्राइसेस पे, सर्विसेज को बहुत ही एक फेयर प्राइसेस पे मार्केट में रखना पड़ेगा। जैसे एक बहुत ही सस्ता, सिंपल सा, टिकाऊ सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये एग्जांपल पूरे बिजनेस के लिए, अगर पूरे बिजनेस में इसको इंक्लूड कर देना तो भी सही रहेगा। आपका एग्जांपल है जियो। ओके, अब जियो तो भाई सभी को पता है। अब इसके साथ हम ले लेते हैं एक एयरटेल। ओके, राइवल्स। तो एयरटेल आज से 3 साल पहले का एज्यूम करो, या 4 साल पहले का, 4 साल पहले का बेसिकली 2016 का कंडीशन एज्यूम करेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि आपको एयरटेल वाले या वोडा कोई भी ले लो, वो आपको 300 का रिचार्ज आपको करते थे, और इस 300 के रिचार्ज में आपको 2 GB नेट मिला करता था ओनली, और पर मंथ मिला करता था, पर डे नहीं, पर मंथ मिला करता था। और फिर वो कौन सा होता था, वो 2G होता था या तो 3G होता था, 4G भी नहीं होता था। फिर आया हमारा जियो, और जब ये जियो आ गया तो इसने क्या कर दिया, हमें एक अफोर्डेबल प्राइस में, इतने सस्ते से प्राइस में क्या किया, हमें 4G पे, यानी हम अभी तक प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे थे, अभी तक हम प्रोडक्ट 2G यूज़ कर रहे थे या 3G यूज़ कर रहे थे। इसने क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड की, हमें एक अच्छी चीज़ पे ले आके रखा, जो जाना जाता है 4G। और उसके बाद फिर इसने हमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की। जैसे अब हम ये 300 में 1 GB 2 GB देते थे एक महीने के लिए, जियो ने हमको देना शुरू किया आपका 500 में 84 डेज अप्रॉक्स 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के लिए वो 1.5 GB आप लीजिए, और वो भी पर डे लीजिए। अब ये सोचो, कहाँ 2 GB एक महीने के लिए और कहाँ 1.5 GB डेली के लिए। तो सर्विसेज इंप्रूव हुई, बेटर सर्विसेज हमें मिली, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आपको आप अपने लिए जब करते हो, जब बिजनेस करते हो, तो वो उसमें समाज का भी हित होता है। आपने एक एग्जांपल छोटा सा आपको बता देता हूँ, नहीं अभी नहीं, आगे आइए, फिर इसको रिलेट करते हैं। हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर फ्रॉड्स प्रैक्टिसेस। भाई आप सोशल में हो, आप समाज में हो, तो आपको समाज में आप प्रोडक्ट जब सेल कर रहे हो तो समाज में आपको समाज के लिए काम करना है। और आपको क्या काम करना है, आपको एंटी सोशल वर्क या गलत काम, इलीगल एक्टिविटीज़, फ्रॉड्स आपको नहीं करने हैं। आप ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके बिजनेस के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा फिर पनिशमेंट मिल भी सकती है। जैसे आपको एक चीज़ देखिए, आपने सुना होगा, पता नहीं देखे हो सुने हो कि नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ। आप आए दिन सुनते होगे ना कि ये कंपनी पकड़ी गई, नकली केचप बनाने वाली कंपनी पकड़ी गई, ये नकली फूड एसेसरीज बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, नकली कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, एंटी सोशल वर्क हो गया। अब भाई आपको केचप मिलता है, हम लोग को केचप कितना पसंद है आपको पता होगा। तो अब हम टोमेटो केचप जो लेते हैं, इस टोमेटो केचप को
वो नकली बना रहे हैं, इसको छोटा बच्चा भी खाता है, बड़े लोग भी खाते हैं, सब कोई खाते हैं। फ्रॉड कर रहे हो सरासर कि नहीं, तो ये अगर फ्रॉड सामने आ गया तो आप पकड़े जाओगे। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट अच्छा दीजिए, फ्रॉड मत कीजिए, एंटी सोशल काम मत कीजिए। अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, गर्ल्स यूज़ करती हैं, लेडीज़ यूज़ करती हैं। अब वो पता लगा रहे हैं चेहरे पे गोरा होने के लिए, और वो उसमें आपने फ्रॉड करके कुछ उल्टा सीधा चीज़ मिला दिया और वो आपका गलत इफेक्ट दे दिया, वो स्किन जला दिया या कुछ भी डैमेज कर सकता है, इवन कैंसर तक हो सकता है। तो क्या हो गया, एंटी सोशल, फ्रॉड, अनफेयर सारे काम उसमें आ गए, और आप अगर पकड़े गए तो फिर आप भी गए। तो ये हो गया आपका बिजनेस जो है हमेशा फेयर वर्क पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये सब क्या हो गया, ये सब सोशल, यानी हम समाज के लिए भी सोच के चलते हैं। अपने लिए तो सोच रहे हैं, पैसा अर्न करना है, बट हमें समाज को भी देख के चलना है कि समाज को हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। घूम फिर के वो चीज़ हमारे पास वापस आ ही जाएगी। फिर रिटर्न है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये सबसे बड़ा है आपका क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि आप अगर एक बिजनेसमैन हो, आपने बिजनेस इस्टेब्लिश किया, आप एंटरप्राइजर हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है आपके बिजनेस का कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे एम्प्लॉय जनरेट करोगे। आप अगर कोई चाय की दुकान अगर आपकी है, मिठाई की दुकान आपकी है, तो आप देखो थोड़ी बड़ी मिठाई की दुकान है तो वहाँ बर्तन धुलने वाला, चाय बनाने वाला, समोसे बनाने वाला, अलग अलग लोगों को रखा जाता है, एटलीस्ट 3 से 4 लोग। तो एक छोटा सा बिजनेस भी आपके 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देता है। और बड़े बिजनेस की तो बात ही अलग है। तो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर। भाई अब जब आपके यहाँ लोग काम करेंगे तो आप उनके वेलफेयर, मतलब उनके अच्छे चीज़ों के लिए आप सोचोगे ना कि हमारे एम्प्लॉय अच्छा काम करें, हमें अच्छा रिजल्ट दें। तो उसके लिए भाई आपको एम्प्लॉय को भी तो कुछ अच्छा देना पड़ेगा। तो वेलफेयर के लिए आप इनकी सैलरीज अच्छी कर दोगे, आप इनको फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करोगे, इनका मेंटल प्रेशर कम करोगे, जिसकी वजह से आप इनका मेंटल प्रेशर कम करो, इनको सैलरी अच्छी दो, और भी इनको कुछ फैसिलिटीज़ दो कि एम्प्लॉय जब खुश रहेगा तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगा, वो समाज के लिए भी अच्छा काम करेगा। तो ये एक आपका, क्योंकि समाज कैसे, आपके यहाँ आपका बिजनेस है, वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो समाज ही हो गया। तो उनका वेलफेयर यानी कि समाज का वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी वेलफेयर। कम्युनिटी वेलफेयर मतलब अब कम्युनिटी में पूरी की पूरी कम्युनिटी आ गई, एक लेबर कम्युनिटी आ गई, एक वर्कर कम्युनिटी आ गई, एम्प्लॉय कम्युनिटी आ गई। तो समाज में इस तरह से बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हर कम्युनिटी का भलाई हमको देख के सोच के चलना पड़ता है। ये हो गया हमारे समाज का वेलफेयर। तो ये हो गया हमारा सोशल एक्टिविटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपके बिजनेस के। आपने देखा कि आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, और उसके बाद आपने देखा आपकी सोशल एक्टिविटी है। तो हम जब तक इकोनॉमिकल एक्टिविटी को नहीं फुलफिल करेंगे बेटा, तब तक आप समझ लीजिए कि हम सोशल एक्टिविटी पे नहीं कर पाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, तब तक हम यहाँ पे कहाँ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे कर पाओगे? अगर आप खुद में पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आप प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पा रहे हो, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे पैसा दे पाओगे? उनके एम्प्लॉय वेलफेयर कैसे कर पाओगे? अब मान लो आप प्रॉफिट कम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम प्रॉफिट ही नहीं लेंगे, मान लो इनको पैसा आप 100 रुपये दे रहे हो, तो क्या होगा? उनको पैसा चाहिए ना, तो उनके लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं। आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, एक आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गया, एक आपका सोशल एक्टिविटी हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट कीजिए, यू आर फ्री, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। बाकी आपको वीडियो के बीच में कुछ नोट्स मिल जाएंगे,